तो पिछले लेक्चर में हमने यानी 1.2 में हमने क्या क्या पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसके बाद जो क्या कहती है, जो कि क्या कहती है कि हर कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, लेट अस अज्यूम अ कंपोजिट नंबर इज ए, इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स यानी P0, P1, P2, P3, ऐसे ही Pn तक मल्टीप्लाई करते जाओ। ये सब क्या है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो ये जो प्राइम नंबर्स हैं, दीज विल मल्टीप्लाई एंड फॉर्म एनी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर ऐसे ही प्राइम नंबर्स के एक यूनिक प्रोडक्ट से बना होता है। यूनिक, ब्रैकेट में यूनिक, यानी यूनिक का मतलब क्या है कि अगर आपने अगर आपने 6 के लिए 2 into 3 डिसाइड किया है तो 2 into 3 हमेशा 6 ही होगा। देर इज नो सेकेंड पॉसिबिलिटी ऑफ 2 into 3 बीइंग एनीथिंग अदर देन 6। क्या ये बात समझ में आई है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमने क्या देखा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि हर एक कंपोजिट नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, जैसे सिक्स, और यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन यूनिक वे मतलब अगर 2 into 3 6 इस बार हुआ है तो हमेशा 2 into 3 6 ही होगा। यानी 6 के लिए हमेशा 2 into 3 ही निर्धारित है। ऐसा नहीं कि 2 into 3 आप कोई और प्राइम मल्टीप्लाई कर दें तो वो 6 बनेगा, नहीं। एक यूनिक सेट ऑफ प्राइम नंबर्स से ही मल्टीप्लिकेशन से उनके ही मल्टीप्लिकेशन से क्या बनेगा, एक कंपोजिट नंबर, जो जो निर्धारित कंपोजिट नंबर, जैसे यहाँ 6 निर्धारित है तो ये 2 into 3 से ही बनेगा, तो ये 2 into 3 से ही बनेगा। क्या ये बात समझ में आई है? ये हमारी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दूसरी चीज क्या है, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकें, ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखे जा सकें, जहां पे ना लिखे जा सकें, ऐसे नहीं हो वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में जो नहीं लिखा जा सकता, इस फॉर्म में जो नहीं लिखा जा सकता, वही क्या है, वही इरेशनल है। फॉर एग्जाम्पल √2 इरेशनल होता है, 1.414 फलाडिका ऐसे आते जाते रहता है। अब इरेशनल को हम कैसे पहचाने? अगर कोई फलाडिका नंबर दिया है, मान लो कोई नंबर है, ऐसे ही जाते जा रहा है, तो आखिर हम कैसे पहचाने कि वो इरेशनल है? तो उसका तरीका है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड 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 नॉन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। या तो ये हो, एक कंडीशन ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो। एक तो ये, एक सेकंड इरेशनल है ना। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। होगा या नहीं होगा? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन अगर मान लो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या है, मतलब मान लो पॉइंट में मैंने कुछ लिखा 1.414, ये तो टर्मिनेट हो गया। ये 3 डिजिट्स के बाद, 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेसेस, 3 डिजिट्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो गया, यानी खत्म हो गया 3 डिजिट्स के बाद। लेकिन एक ये तो हो गया टर्मिनेटिंग। अब होता है रिपीटिंग। क्या है रिपीटिंग? क्या है रिपीटिंग? क्या है 1.444444444, या फिर 1.6666666 एंड सो ऑन। क्या ये बात सही है? क्या ये बात समझ में आई कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 1.6 के ऊपर हम बार लगा देते हैं। 6 के ऊपर बार का मतलब क्या है कि ये चलते जाएगा, 6 6 6 6 6। अच्छा, 1.444 को कैसे ऐसे दिखा देंगे, 1.4 के ऊपर बार। मान लो 1.31313131 हो, ऐसे ही जाते जाए, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? 1.31 करके ऊपर बार लगा देंगे। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात बहुत क्लियर हो चुकी है? इसके बाद हम देखेंगे, ये हो गया रिपीटिंग।
यानी जो रिपीट करे, जो 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1, या मान लो 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, या 1.3123 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3, इस तरह होता रहे। तो रिपीट करे, जो एक पैटर्न में अपने आप को रिपीट करता रहे, वही है रिपीटिंग। लेकिन जो ना तो टर्मिनेट करे, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट करे, नॉन टर्मिनेटिंग हो, एंड क्या हो, एंड नॉन रिपीटिंग हो, क्या हो, नॉन रिपीटिंग हो, उसे क्या कहते हैं? जो या एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, दूसरी बात नॉन रिपीटिंग हो, उसे हम बहुत प्रेम से क्या कह देते हैं? इर्रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इरेशनल नंबर कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है? √2 है एग्जाम्पल, √3 है एग्जाम्पल, पाई है एग्जाम्पल। पाई क्या होता है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। इसको डिवाइड करेंगे तो 3.14 समथिंग 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 आते जाएगा, 3.14 समथिंग 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 आते जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा इरेशनल, उससे पहले हमने पढ़ी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हम पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर, ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ q इक्वल टू जीरो ना हो। ऑब्वियसली नीचे जीरो नहीं आ सकता, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में नीचे जीरो नहीं आ सकता, नीचे जीरो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता ये जीरो, ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा आंसर, क्योंकि p बाई जीरो इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए q कभी जीरो हो ही नहीं सकता। क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या ये बात समझ में आ गई है? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर को हम कैसे देखेंगे? रेशनल नंबर को देखने का तरीका है कि जहाँ p बाई क्यू बन जाए और q नॉट इक्वल टू जीरो हो, q नॉट इक्वल टू जीरो हो। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, इरेशनल नंबर में 22/7 एक बहुत रेयर एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ 22/7 आपने लिख तो दिया, लेकिन ये एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन उतनी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू जीरो भी है और ये p बाई क्यू के फॉर्म में भी है, लेकिन ये फिर भी क्या है? इरेशनल है, फिर भी क्या है? इरेशनल है। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई है? क्यों इरेशनल है? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। क्या रेशनल नंबर समझ में आ गया? क्या रेशनल नंबर समझ में आ गया? आ गया ना रेशनल नंबर समझ में? अच्छा इसके बाद हमने कल और क्या पढ़ा था? हमने पढ़ी थी एक थ्योरम, जिसे हमने नाम दिया था थ्योरम 1। थ्योरम 1 जो क्या कहती है कि अगर x³ अपॉन p नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या मान लो x³ बाई p डिफाइंड है, डिफाइंड है मतलब x³ इज डिविजिबल बाई p, x³ इज डिविजिबल बाई p, तो देन x इज ऑल्सो डिविजिबल बाई p, x इज ऑल्सो डिविजिबल बाई p। क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या बहुत नॉर्मल सी बात नहीं है? x³ अगर p से डिविजिबल है तो x भी p से डिविजिबल होगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई p। इसको हमने एग्जांपल लेके कैसे समझा था? 64/4, अगर 64/2 मान लो है, वेर p इज अ प्राइम नंबर। अब यहाँ ये प्राइम नंबर है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। 64/2, 64/2 इज इक्वल टू समथिंग आएगा, 32 आएगा, तो ये डिविजिबल है ना? लेकिन 64 है क्या? 4 का क्यूब है क्या? इसी तरह बाई 2 करेंगे तो ये भी 32 आएगा, लेकिन जब 4/2 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो x³ यहाँ पे क्या है? 64 है, और x क्या है? 4 है। तो x³ अगर p से डिविजिबल है तो x भी p से डिविजिबल होगा। क्या ये बात दिख रही है? क्या ये बात दिख रही है? क्या ये बात दिख रही है? क्या ये बात बहुत सरल है? क्या इस बात में कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा ये हम प्रूफ कैसे करेंगे? इसको प्रूफ करने को मान लो किसी ने कह दिया कि दिखाओ मुझे, अरे ये तो तुमने बस तुक्का लग गया तुम्हारा, अब तुम मुझे असली लेजिटिमेट प्रूफ दिखाओ।
अब तुम मुझे लेजिटिमेट प्रूफ दिखाओ। तो आज से नया लेक्चर यहाँ से शुरू है, यहाँ से नया लेक्चर शुरू है। प्रूफ करो थ्योरम वन को, जो कहती कि एक्स क्यूब अगर पी से डिविजिबल है तो एक्स भी पी से डिविजिबल होगा, यानी एक्स क्यूब अगर पी से एक्स क्यूब को डिवाइड कर रहा है तो एक्स को भी पी डिवाइड करेगा। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन इसका प्रूफ क्या है? तो अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स अगर कोई भी नंबर है तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ही होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से क्या वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ही होगा? यहाँ ये प्राइम नंबर्स हैं पी वन पी टू पी थ्री पी नॉट पी एन तक, एन एन प्राइम नंबर्स, तो एन प्लस वन है, ठीक है। लेकिन ठीक है, इतने प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है एक्स। तो जहाँ पे पी वन पी टू पी थ्री पी एन और पी नॉट सब के सब वो है, प्राइम है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि पी नॉट पी वन एक ही प्राइम नंबर हो, टू टू हो या थ्री थ्री हो या सेवन सेवन हो, इस तरह भी हो सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग ही हो, सेम सेम भी हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्स क्यूब क्या होगा? पी नॉट का क्यूब, पी वन का क्यूब, पी टू का क्यूब, पी थ्री का क्यूब एंड सो ऑन पी एन का क्यूब, ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि दोनों साइड हमने क्यूब कर दिया। अरे टू इज इक्वल टू टू, तो टू का क्यूब इज इक्वल टू टू का क्यूब, सिंपल। अरे वन इज इक्वल टू वन, तो वन का क्यूब इज इक्वल टू वन का क्यूब, सिंपल। दोनों साइड सेम ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड क्यूब ले लो, दोनों साइड स्क्वायर ले लो, दोनों साइड पावर फोर ले लो, ले सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन है, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू पी नॉट क्यूब, पी वन क्यूब, पी टू क्यूब, पी थ्री क्यूब एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन टिल पी एन क्यूब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं अब हम कह रहे हैं कि हमें ये पता है कि p डिवाइड्स एक्स क्यूब, ये तो बेसिक कंडीशन दी है ना, ये तो बेसिक कंडीशन दी है ना कि इफ एक्स क्यूब इज डिविजिबल बाई p, इफ एक्स क्यूब इज डिविजिबल बाई p, तो एक्स क्यूब तो p से डिविजिबल है ही, ये तो पहले से बता रखा है। क्या ये बात है कि नहीं है? एक्स क्यूब तो p से डिविजिबल है ही, तो ये तो पहले ही बता रखा है। तो अगर एक्स क्यूब p से डिविजिबल है तो बाई फंडामेंटल थ्योरम p इज वन ऑफ द प्राइम्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब? अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सिक्स को हमने लिखा इज इक्वल टू टू इंटू थ्री, तो इसका मतलब क्या है? ये टू से भी डिविजिबल है, ये थ्री से भी डिविजिबल है। ठीक है, फाइव को हमने लिखा फाइव इंटू वन, तो ये फाइव से भी डिविजिबल है, वन से भी डिविजिबल है। ठीक है, मान लो 21 है तो उसको लिखा हमने सेवन इंटू थ्री, तो ये सेवन से भी डिविजिबल है, थ्री से भी डिविजिबल है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसी तरह हमने लिखा 54, 54 किससे किससे है? सिक्स नाइन जा, तो ये सिक्स से भी डिविजिबल है, नाइन से भी डिविजिबल है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? तो सिक्स और नाइन दोनों से डिविजिबल है। क्या ये बात सही है? तो अगर ये सिक्स और नाइन दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब, बेसिक मतलब क्या है कि अगर प्रोडक्ट में लिख रहे हैं तो प्रोडक्ट में जो जो प्राइम हम लिख रहे हैं वो सब डिवाइड कर सकते हैं उस कंपोजिट को। इसको ज़्यादा भारी तरीके से ना समझ के, बेसिकली जिसका मल्टीप्लिकेशन करके तुम कुछ बना रहे हो उसके एक एक टर्म से तुम उस बनाए हुए नंबर को डिवाइड कर सकते हो। ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान बात है, बहुत प्यारी बात है, वो बहुत सरल बात है। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक एक नंबर से आपने मल्टीप्लाई करके एक बड़ा नंबर बनाया, तो वो छोटे छोटे नंबर सब डिवाइड कर सकते हैं उस बड़े नंबर को, सब के सब डिवाइड कर सकते हैं उस बड़े नंबर को। ठीक है, ठीक है। बेसिकली अगर मैंने इस पेन से इस पेन को मल्टीप्लाई किया तो ये पूरी पेन मल्टीप्लाई करके कुछ एक नई चीज़ बन गई, तो उस नई चीज़ को मैं दोनों से डिवाइड कर सकता हूँ और परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ये घड़ी है, इसको मैंने इस पेन से मल्टीप्लाई किया और मान लो घड़ी पेन घड़ी पेन घड़ी पेन घड़ी पेन घड़ी पेन बन गया, या पेन टाइम्स घड़ी या घड़ी टाइम्स पेन कुछ बन गया, तो उस जो बना है उसको मैं इससे भी डिवाइड कर सकता हूँ और इससे भी डिवाइड कर सकता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार 54 को हम 6 इंटू 9 करके बनाते हैं तो वो 6 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। जिससे मल्टीप्लाई करके बनाओगे वो डिवाइड कर सकेगा उस बड़े नंबर को। 6 से भी डिविजिबल, 9 से भी डिविजिबल। अब 6 है 2 इंटू थ्री,
तो 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा। क्या ये बात समझ में आई है? ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। अब यहाँ देखते हैं कि क्योंकि ये डिविजिबल है दोनों से, इसी प्रकार अगर हम कह रहे हैं कि एक्स क्यूब बना है पी नॉट क्यूब, पी वन क्यूब, पी टू क्यूब एंड सो ऑन पी एन क्यूब, और एक्स बना है पी नॉट, पी वन, पी टू, पी थ्री एंड सो ऑन पी एन तक, तो क्या ये बात सही नहीं होगी कि यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या ये बात सही नहीं होगी कि भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की यूनिक प्रॉपर्टी से, क्योंकि पी नॉट, पी वन, पी टू, पी थ्री और पी एन एक्स बना रहे हैं, तो एक्स सिर्फ यही यही कॉम्बिनेशन बनाएगा, यही सेट बनाएगा। सही बात है, सही बात है। थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो। तो हम ये क्या कह सकते हैं, क्योंकि एक्स क्यूब को पी नॉट, पी वन, पी टू, थ्री, पी थ्री, पी एन ने बनाया, तो एक्स को पी नॉट, पी वन, पी टू, पी थ्री, पी एन ने बनाया, एक्स क्यूब को नहीं, सॉरी, पी एक्स को हमने पी नॉट, पी वन, पी टू, पी थ्री से बनाया। तो जो एक्स क्यूब के जो प्राइम होंगे, एक्स क्यूब के जो प्राइम होंगे वो भी पी नॉट, पी वन, पी टू, पी थ्री, पी एन ही होंगे। सिंपल। होंगे ना? होंगे ना? बहुत सिंपल। तो जब होंगे, तो जब ये पी नॉट ही पी नॉट ही होगा, पी वन ही पी वन ही होगा, पी टू ही पी टू ही होगा, पी एन ही पी एन ही होगा, ठीक है? तो क्या एक्स क्यूब को भी पी डिवाइड नहीं कर देगा? यानी एक्स क्यूब को भी क्या पी नॉट इंटू पी वन इंटू पी टू इंटू पी थ्री इंटू पी फोर इंटू पी एन करके जब डिवाइड करेंगे इससे, तो ये डिविजिबल तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन पी नॉट, पी वन, पी टू, पी थ्री, पी फोर एंड सो ऑन टिल पी एन, और इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्स के स्क्वायर से, एक्स के स्क्वायर से। तो क्या इसको अगर मैं काटूं ऐसे, तो बचेगा एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये तो एक्स के ही इक्वल है, ये तो एक्स के ही इक्वल है। अगर मैंने काट दिया तो बचा एक्स का स्क्वायर ना, तो डिविजिबल है कि नहीं है? डिविजिबल है कि नहीं है? डिविजिबल है कि नहीं है? सही बात है, सही बात है, सही बात है। इसी तरह से क्या हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं, इसी तरह से क्या हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि इफ p डिवाइड्स एक्स स्क्वायर, इफ p डिवाइड्स एक्स स्क्वायर, देन p डिवाइड्स x। अगर p एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p x को भी डिवाइड करेगा, वेर p क्या है, प्राइम नंबर है, और x क्या है, x क्या है, x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। हम्म। अब ये तो बहुत बेसिक थ्योरम थी, इसके आगे जब हम देखेंगे तो हमें और भी अच्छी अच्छी थ्योरम दिखेंगी। तो हम बहुत सारी थ्योरम देखेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेनली तीन चार और थ्योरम है, पर वो बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो हम पढ़े हैं उनका। तो थ्योरम टू, थ्योरम थ्री, थ्योरम फोर, थ्योरम फाइव देखने से पहले हम क्या करेंगे कि वी विल गो थ्रू सम क्वेश्चंस, क्योंकि अब हमें क्या क्या समझ में आ गया है। नाउ वी आर एबल टू एक्सप्लेन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम बता सकते हैं, इर्रेशनल नंबर हम बता सकते हैं, रेशनल नंबर हम बता सकते हैं, और क्या क्या बता सकते हैं। एक थ्योरम हमें समझ में आ गई है, थ्योरम वन हमें समझ में आ गई है। इतने सब पढ़े का कुछ एप्लीकेशन भी तो किया जाए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, फिर से रिपीट, कंपोजिट नंबर किससे बना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से बना है, किससे बना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से बना है। तो और कैसे प्रोडक्ट से, यूनिक प्रोडक्ट से, यूनिक प्रोडक्ट से। समझ में आ रहा है? इरेशनल नंबर क्या, जिनको p बाई क्यू वेर q इज नॉट इक्वल टू जीरो के फॉर्म में ना लिखा जा सके। रेशनल नंबर क्या, वेर p बाई क्यू और q इज नॉट इक्वल टू जीरो
के फॉर्म में लिखा जा सके। थ्योरम वन क्या कहती है कि अगर एक्स क्यूब पी को, अगर एक्स क्यूब को पी डिवाइड कर रहा है तो एक्स को भी पी डिवाइड करेगा। क्या ये बात समझ में आएगी? तो अब हम देखेंगे कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनमें एक क्वेश्चन कह रहा है कि, और हमने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी देख लिया है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्या ये सारी बातें समझ में आ गई हैं? तो अब जब हम वन को देखेंगे तो हम कहेंगे, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 का क्यूब अपॉन 5 की पावर 4, बताइए ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है या नहीं है? ये बताइए, 7 क्यूब अपॉन 5 की पावर 4, क्या ये एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है कि नहीं है? रिपीटिंग डेसिमल है कि नहीं है? यानी डेसिमल प्लेसेस में ये टर्मिनेट नहीं कर रहा और रिपीट कर रहा है क्या, ये आप हमें समझाइए। ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि हम 7 का क्यूब फाइंड करें। और 7 का क्यूब क्या आएगा, 41 इंटू 7। और 5 की पावर 4 क्या आएगी, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 5 5 जा 25, 5 12 1 5 6 625 अपॉन 625। 287 अपॉन 625। या तो हम इसको सॉल्व करें मैनुअली, ठीक बात है, या तो हम इसको सॉल्व करें मैनुअली। और भी एक तरीका है, और भी एक तरीका है। तरीका क्या है कि 7 क्यूब अपॉन 5 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 अपॉन 5 का क्यूब और इंटू 1 अपॉन 5, ये लिख सकता हूँ मैं। क्योंकि बेसिकली ये होगा क्या, 7 क्यूब अपॉन 5, चलो ये छोड़ो, ये छोड़ो। क्या इसको मैं 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकता हूँ, और क्या मैं इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ? तो क्या मैं इसको 7 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब इंटू 1 की पावर 5 नहीं लिख सकता? 7 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब अपॉन इंटू 1 की पावर 5। क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, 7 अपॉन 5 का होल क्यूब इंटू 1 की पावर 5? क्या 7 अपॉन 5 की वैल्यू मुझे पता है? कैसे पता करेंगे? वैसे तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। 7/5 की क्या वैल्यू आएगी, 5 1 जा 5 6 7 2 5 4 जा 20, 1.4 का क्यूब इंटू 1/5, 1/5 इंटू 1/5। तो 1.5 का क्यूब जो भी आएगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे। अब इसका भी एक तरीका है, आप कहिए 1/4 को 5 से डिवाइड करेंगे और दो 1.4 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि बेसिकली 1.4 का क्यूब का मतलब क्या है कि 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। वैसे ही जो 1.4 है उसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.28, और ये आ जाएगा 1.4 इंटू 1.4। अब हमें कहीं भी नॉन रिपीटिंग दिख ही नहीं रहा, रिपीटिंग दिख ही नहीं रहा है। ये रिपीट करेगा ही नहीं, डेसिमल 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 मल्टीप्लिकेशन है, कुछ रिपीट नहीं कर रहा, तो क्यों एक्स्ट्रा रिपीट करेगा? तो रिपीटिंग तो नहीं है, रिपीटिंग तो नहीं है। तो अगर इसने पूछा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है कि नहीं है, तो रिपीटिंग तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सीधे फॉल्स जाएगी। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, टर्मिनेट हो जा रहा है, ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 4, 4 डेसिमल प्लेसेस में आंसर आ जाएगा। सिंपल, ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन की अप्रोच क्या थी, एक क्वेश्चन करेंगे लेकिन पूरा सीखेंगे कि आखिर क्वेश्चन हमने किया कैसे और अप्रोच क्या है क्वेश्चन की, क्वेश्चन हमने सोचा कैसे, क्वेश्चन के पीछे का थॉट क्या था। हमने देखा 7 क्यूब अपॉन 5 की पावर 4 को, हमने कहा कि पावर मैच करा देते हैं, पावर मैच करा देते हैं। क्यों कहा पावर मैच करा देते हैं? ताकि 7/5 बना सकें। 7/5 पावर मैच करा दी, 7 क्यूब अपॉन 5 क्यूब करके। अच्छा, पावर मैच करा दी तो अब क्या कर सकते हैं, पावर मैच करा दी तो अब क्या कर सकते हैं? अब हम कर सकते हैं इंटू 1/5, क्योंकि हमें 5 की पावर 4 भी तो बनानी है। तो सबसे पहले हमने सोचा कि हम किसी तरह 7/5 बनाए, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। ये जो अब आप देख रहे हैं ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, इसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि सोचना कैसे है,
क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो एक नया क्वेश्चन होगा, जरूरी नहीं कि आपने उस क्वेश्चन को देखा हो। तो जब जरूरी नहीं है तो हमें एक एक नए क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, एक नए क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उस नए क्वेश्चन के लिए हम तैयार रहेंगे बिल्कुल अच्छे से। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ये। क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल? ये देखना कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है, आंसर नहीं, आंसर तो आएगा ही प्रॉब्लम कैसे अच्छे से सॉल्व करेंगे तो, लेकिन करनी कैसे है प्रॉब्लम सॉल्व, ये देखना क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है। तो ये देखिए मैंने क्या सोचा कि 7/5 बना लेता हूँ तो सीधे सीधे डिवाइड हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं। अब 7 क्यूब की वैल्यू आई थी हमारी समथिंग, क्या आई थी, 287। एक मिनट, 287 नहीं आएगी। 7 7 जा 49 होगा पहली बात तो, सॉरी यहाँ मिस्टेक होगी, 7 7 जा 49। तो 7 9 जा 63 होगा, एंड 6 ऊपर जाएगा तो 7 3 7 5 28 प्लस, तो ये फिर ये 625 नहीं आएगा ना, 28, और 28 में +6 होगा तो 34 बनेगा, 343 आएगा, हाँ 343 इज करेक्ट। 5 का की पावर 4, 5 5 25, 25 125, और 125 5 5 सही है सही है। तो 343 आएगा यहाँ पे। तो फिर भी इसको सॉल्व करना वेरी बहुत डिफिकल्ट है। 343/625 करना बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे लोगे वैसे करने बैठोगे ना, 343/625, तो दिन बीत जाएगा करते रह जाओगे, और 5 से डिवाइड मारोगे, फिर कितनी बार 5 से, फिर वही बात हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि क्यूब में बना लेते हैं, क्यूब में बना लेते हैं। क्यूब में बनाने के बाद 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये बचा रहे, 5 की पावर 4 बची रहे। तो ये सोचने के बाद मैंने फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का उपयोग किया, और मैंने सीधे सीधे किया 7/5 का डिवाइड। 7/5 का डिवाइड क्या आया, 7/5 का डिवाइड आया 1.4। ठीक है, जो 1.4 ये आया है, जो ये 1.4 आया है, ये एक्चुअली में करेगा क्या, ये मुझे ये बताएगा कि रिपीट तो नहीं कर रही है चीज़, चीज़ रिपीट तो नहीं कर रही है, चीज़ कंटिन्यूअस है, मतलब एक टर्मिनेट कर जा रही है, टर्मिनेट कर जा रही है, रिपीट तो ये नहीं कर रही, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, एंड टर्मिनेटिंग, एंड टर्मिनेटिंग, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये टर्मिनेट कर जा रही है और रिपीट नहीं कर रही। लेकिन मैं फिर भी कंफ्यूज हूँ कि कहीं 1.4 का क्यूब करके कुछ हो ना जाए, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी कंफ्यूज हूँ। और ये डिवाइड बाई 5 यहाँ आ गया। तो मैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा कि लेट अस यूज वन मोर ट्रिक। 1.4 का क्यूब मतलब 1.4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना ना, तो वाई डोंट वी 1.4/5 इंटू 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 1.4 एक्चुअल बाई 5 है क्या, एक्चुअल में है क्या 1.4/5, ये है 0.28, 0.28, और ये 1.4 इंटू 1.4। अब ये कितना आसान है 1.4 डिवाइड बाई 5 करना, अगर मैं वही 1.4 का क्यूब करता, इसका क्यूब करता, तो क्यूब क्या आता, बहुत बड़ी वैल्यू आती, बहुत अजीब सी है, बड़ी तो नहीं अजीब सी वैल्यू आती, 14 × 14 × 14, और डॉट लगाने पड़ते, पॉइंट लगाना पड़ता, उसमें अलग वो अलग मेहनत होती है, फिर उसको 5 से डिवाइड करना पड़ता, फिर देखना पड़ता रिपीटिंग है कि नहीं। मैंने सीधे देखा कि ये मल्टीप्लीकेशन है, और ये मल्टीप्लीकेशन टर्मिनेट तो कर ही जाएगा 4 डिजिट्स के बाद, टर्मिनेट तो फॉर श्योर कर जाएगा, मैक्सिमम 4 डिजिट्स तक खींचेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 4 डिजिट है, और रिपीट भी नहीं कर रहा, ये कोई कोई कहीं रिपीटिशन नहीं दिख रहा। तो ये टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। क्या ये बात समझ में आ गई है, क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या पहला क्वेश्चन हो गया है, क्या पहला क्वेश्चन हो गया है? चलिए इसी बात पे एक होमवर्क क्वेश्चन लिखिए। हमने आपको क्या बताया था कि मान लीजिए 1.3333333 ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू है, तो इसको मैं 1.3 के ऊपर बार लिख सकता हूँ। इसी तरह 1.691 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.691 के ऊपर बार। इसी तरह अगर 0.11111 एंड सो ऑन है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, 0.1 के ऊपर बार। तो अगर मैं इसी बेस पे आपको एक क्वेश्चन दूं कि 0.5 के ऊपर बार
और माइनस 0.49 इस पूरे के ऊपर बार, तो इसका आंसर क्या आएगा? यह है पहला क्वेश्चन। यह पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि थ्री सिक्स, अब क्योंकि हमने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हर कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होगा, तो क्या 360 भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होगा? तो मैं एज्यूम करता हूँ कि 2 की पावर x है इंटू मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर y है इंटू मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर z है। तो अब मुझे ये बता दीजिए कि x प्लस x और y, x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू क्या होगी? और बता दीजिए एंड क्या बता दीजिए, x प्लस वाई प्लस z भी क्या होगा, भी क्या होगा, ये भी बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। इतने क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आप करके लाइए। दो क्वेश्चन का एक भाग ये, एक भाग ये। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।